शुभ्रवस्त्रावृता। नमस्कार, मैं प्रदीप। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण का भाग 4 लेकर उपस्थित हूँ। आप लोग के बीच में भाग 4 पढ़ाऊँगा। इसके पहले हमने भाग 3 में पढ़ लिया था कि व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के प्रकार में हम पढ़े थे कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन। तो इतना चीज़ें हम प्रकार को बता दिए थे आप। तो एक एक प्रकार के बारे में, ठीक है, जैसे एक एक जो प्रकार बताया था व्यंजन के, उनके बारे में हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो चलिए, पहला नंबर है स्पर्श व्यंजन। इसके बारे में समझ लेते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक चीज़ यही निवेदन करूंगा कि जब भी वीडियो देखें, ठीक है, व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का वीडियो देखें तो अपने पास नोटबुक रख लें और वीडियो को देखिए, सुनिए और नोटबुक पे लिखिए। क्योंकि पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि देखिए, सुनिए और उसके बाद लिखिए, तभी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा और चीज़ें दिमाग में बैठती जाएंगी, ठीक है। और जो भी मेरे पढ़ाने में जो भी त्रुटि हैं या जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके उसे लिखें। तो चलिए, आज का हम क्लास शुरू करते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है उनके बारे में जान लेते हैं। तो क से लेकर म तक, क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में जो क से लेके ज्ञ तक होते हैं, साथ में स्वर भी होता है, तो उसमें से जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वे क्या है, क से लेकर म तक के वर्णों को ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये वर्ण मुख के किसी भाग को स्पर्श करके उच्चारित होते हैं। अर्थात क से लेके म तक के वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं, अर्थात मुख से जब उनको बोलते हैं, तो वह मुख के किसी न किसी भाग को छू कर, ठीक है, स्पर्श करके बाहर निकलते हैं। इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। सभी स्पर्श व्यंजनों या व्यंजनों होना चाहिए, ठीक है। सभी स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों के अंतर्गत बांटा गया है, या सभी स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं, ठीक। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। जो प्रत्येक वर्ग का नाम जो होता है वह पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से समझ लें कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, ठीक। और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान से समझ लेंगे कि जो ये व्यंजन नीचे दिए गए स्पर्श व्यंजन, देखिए यही है सब स्पर्श व्यंजन। इन्हीं व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्ग में रखे गए हैं, ठीक है। एक एक वर्ग में इनको बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है, तो इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि वर्गीय व्यंजन कौन है, तो आप बता सकते हैं अच्छी तरह से कि क से लेके म तक को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो परीक्षाओं में प्रश्न कहीं से घुमा के पूछा जाता है, तो अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आप केवल पढ़े रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये भी जान लीजिए कि इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं या स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे इन्हें वर्गों में डिवाइड किया गया है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्या है ये। क, ख, ग, घ, ज्ञ। देखिए एक चीज़ और उच्चारण की दृष्टि से हम क्या बोलते हैं, कुछ लोग जो ज्ञ, देखिए ज्ञ, ठीक है, ज्ञ, न अनुनासिक है, न आना चाहिए, ज्ञ, इसका हम उच्चारण करते हैं ऐसे ज्ञ, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अंग्या, ये उच्चारण सही नहीं है, अंग्या वाला उच्चारण सही नहीं है। क्या बोलेंगे? ज्ञ, ज्ञ, ठीक है। और देखिए एक उसी क्रम में एक और देख लेते हैं इसका उच्चारण। इसका उच्चारण क्या करते हैं, ठीक है, इन्या, इन्या उच्चारण सही नहीं है, इन्या
सही उच्चारण नहीं है। इसका उच्चारण क्या होगा? य, य, ठीक है, य, य। तो उच्चारण भी अच्छी तरह से समझ लेंगे कि वर्णों का उच्चारण कैसे होता है। तो हो सकता है शायद बहुत लोग अभी इसको इया पढ़ते आ रहे हों और इसको बहुत लोग अभी तक इसको अंग्या पढ़ते आ रहे हों। तो ये अंग्या और इया आज से छोड़ देंगे इनका उच्चारण करना। इनका उच्चारण क्या है? ज्ञ, और इसका उच्चारण क्या है? य, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे पहला जो है, ठीक, क ख ग घ ज्ञ, ठीक है। तो ये जो वर्ण है, 5 वर्ण हैं, इनका पहला वर्ण जो है, पहला वर्ण देख रहे हैं यहाँ पे, पहला वर्ण क है। तो इसी वर्ण के आधार पर इसे क वर्ग मान लिया गया, ठीक है। इसी के आधार पर इसे क वर्ग मान लिया गया, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो प्रत्येक वर्ण का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। प्रत्येक वर्ग का, कि प्रत्येक वर्ग का नाम जो है पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। तो समझ लीजिए कि ए इसका वर्ग है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक एक वर्ग है, ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक वर्ग है, ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक वर्ग है। फिर आगे इसी तरह वर्ग बटे हैं। तो इसके पहला वर्ण, जो पहला वर्ण है, उसी के आधार पे वर्ग का नाम पड़ा है। तो आप समझ लेंगे यहाँ से, देखिए, ठीक है, ये क वर्ग, पहला वर्ण क्या है आपका? देखिए यहाँ पे क वर्ग है, क है, इसीलिए इसे क वर्ग कहा गया। इस पूरे वर्ण को क्या कहा गया? क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से क वर्ग के अंतर्गत आते हैं? क ख ग घ ज्ञ, ठीक है। ये वो जो वर्ण है क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब पहले वर्ण के आधार पर ही इस वर्ग का नाम पड़ गया क वर्ग। अब दूसरा देखते हैं, च छ ज झ ञ। तो च वर्ण के आधार पे इस वर्ग का नाम पड़ गया च वर्ग। फिर आगे है ट ठ ड ढ ड़। तो इस पहला वर्ण ट है इसका, इसलिए इसके आधार पे इसको क्या कहा गया? ट वर्ग। फिर उसी तरह त थ द ध न है, तो पहला वर्ण त है, इसके आधार पे इसे त वर्ग कहा गया। फिर आगे प फ ब भ म। तो प पहला वर्ण है इसका, इस वर्ग का, इसी के आधार पे यह प वर्ग इसका नामकरण पड़ गया। तो कह सकते हैं कि क वर्ग में क ख ग घ ज्ञ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, और त वर्ग में त थ द ध न आते हैं, और प वर्ग में प फ ब भ म। अब कभी कभी इसे वर्गों की दृष्टि में कभी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? क च ट त प, क च ट त प वर्ग, ठीक है। क च ट त प वर्ग बोल दिया जाएगा तो समझ लीजिए जो 25 वर्ण हैं सभी आ जाएंगे। कभी कहा जा सकता है कि क च ट त प वर्ग के वर्णों को मान लिया जाए या कह दिया जाए, तो समझ लीजिए कि 25 वर्ण की बात की गई है। इन 25 वर्ण की बात यहाँ पे की गई है, ठीक। काउंट करेंगे तो एक लाइन में 5 है, तो 5 लाइन में क्या हो जाएंगे? 25, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब ये वर्गीय व्यंजन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आप लोग को। अब आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? य र ल व। देखिए यहाँ पे, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या है? य र ल व। इन्हें क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि ये व्यंजनों और स्वरों के मध्य माने गए हैं, ठीक है। व्यंजन और स्वरों के मध्य होते हैं, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। य र ल व को स्वर और व्यंजन के मध्य होते हैं, बीच में होते हैं, ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन माना गया है। आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन स स स ह।
याद करने की बहुत आसान तरीके हैं। अंतस्थ व्यंजन को य र ल व याद कर लेते हैं आसानी से, और उस व्यंजन को स स ह श श श ह बोल देते हैं आसानी से याद करने के लिए। तो क्या होता है, आप देख रहे हैं श श श ह का उच्चारण करने में हमें क्या निकल रही है, अधिक वायु निकल रही है। ठीक है, क्या निकल रही है, अधिक वायु। तो कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें अधिक वायु या अधिक वायु मुख से निकलती है, अधिक हवा मुख से निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन, क्योंकि इनका उच्चारण करने में संघर्ष होता है। ठीक है, मुख में जब ये मुख से निकलते हैं तो इनके उच्चरित होने में आपस में इनमें संघर्ष होता है, इसीलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अब देखते हैं आगे कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त माने मिला हुआ, अर्थात दो व्यंजनों से मिला हुआ व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो ठीक है, छ त्र ज्ञ स्र, ठीक है, क्या है, छ त्र ज्ञ स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। इनमें दो व्यंजन मिलकर इनका निर्माण करते हैं, या दो व्यंजनों से मिलकर निर्मित होते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन में का जो निर्मित कौन कौन से वर्ण मिलकर निर्मित हो रहा है, छत्री छ। ठीक है, ये छत्री छ है, तो छत्री छ कौन कौन से वर्ण से मिलकर निर्मित होता है, तो क देख रहे हैं यहाँ पे, क बोलेंगे, इसमें अ का लोप है। यहाँ पे देखिए क, ठीक है, क और यहाँ पे स, ठीक है, षटकोण स है। ये दोनों वर्ण मिलके ही छत्री छ का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला फिर है त्र का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए नहीं बोलेंगे, अ नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि त बोलेंगे, अ का लोप हो गया है, क्योंकि हलंत लग गया है। आगे हलंत के बारे में बता देंगे आपको। ठीक है, हलंत के बारे में बता देते हैं आगे के वीडियो में भी जस्ट। तो यहाँ पे देखेंगे त, फिर र मिल के क्या, र मिल के क्या बनते हैं, त्र। फिर वहीं ज्ञ किससे मिलते हैं, ज और य, ज और य मिल के ज्ञ बनते हैं। क्या बनते हैं, ज्ञ। और श्रमिक स और र मिल के क्या बनते हैं, श्रमिक। तो अब आसानी से समझ में आ गया कि छत्री छ क स मिलके छत्री छ का निर्माण करते हैं, त्र में त्र का निर्माण त और र मिलके त्र का निर्माण करते हैं, और ज्ञ का ज और य मिलके ज्ञ का निर्माण करते हैं, और श्रमिक का स और र मिलके श्रमिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन के बाद द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है, इसका एक ही व्यंजन को दो नामों से जाना जाता है। द्विगुण, कहीं द्विगुण कहा जाता है, द्विगुण का मतलब दो गुणों वाला, और उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि द्विगुण और उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये भी जान लीजिए थोड़ा। इनके उच्चारण में, ठीक है, यहाँ पे देखिए, इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है, अर्थात उच्छिप्त और द्विगुण व्यंजन के उच्चारण में जीभ झटके से ऊपर उठती है और फिर उस झटके के साथ क्या होती है, ऊपर उठ के झटके के साथ नीचे गिर जाती है। तो उन्हें या कह सकते हैं कि जीर्ण वर्णों को उच्चारित करने के लिए या बोलने के लिए जीभ ऊपर उठती है और झटके से नीचे गिर जाती है, उन्हें द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ये दो हैं, ठीक है, ये दो हैं, ड और ढ।
आप स्पर्श व्यंजन में भी देखे होंगे ड और ढ को, लेकिन यहाँ पे आपको एक अंतर दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे ड के नीचे एक नुक्ता बिंदी लगी है, देख रहे हैं नुक्ता बिंदी लगी है ड के नीचे छोटी सी। तो यहीं यहीं इनको द्विगुण और क्षिप्त व्यंजन की श्रेणी में ला देते हैं, ठीक है, ये जो बिंदी लगी है। और वहीं ढ जो ढ है, ढ के नीचे भी देखिए एक छोटी सी बिंदी लगी है, नुक्ता लगा है। तो यह उन व्यंजनों से जो आप स्पर्श व्यंजन में देखे होंगे उनसे यह अलग हो जाते हैं, ठीक। इनका उच्चारण भी दो रूपों में होता है, इनका उच्चारण भी दो रूपों में होता है। देखिए हिंदी भाषा में एक रूपता लाने के लिए ही, ठीक है, इन वर्णों एक रूपता लाने के लिए हम उनका बोलने के लिए सब वर्ण तो एक होते हैं, लेकिन उनको बोलते हैं थोड़ा अलग तरीके से उसका उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। ऐसे बहुत से शब्द आप लोग देखे होंगे। तो चलिए, लेकिन यहाँ क्या है, एक रूपता लाने के लिए, लेकिन हम उनको पढ़ते कुछ अलग ढंग से हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो द्विगुण या उच्छिक्त व्यंजन है उनको किस प्रकार से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ डगर, जैसे में डगर, डोर, ढोलक, ढाल, हम साधारण तरह से पढ़ लेते हैं इसको, जैसे स्पर्श व्यंजन में दिया है इनका उच्चारण साधारण रूप से कर लेते हैं, डगर, डोर, ढोल, ढाल। लेकिन वहीं पे यहाँ पे एक बिंदी छूट गई थी, ठीक है, यहाँ पे बिंदी रहेगी। तो अब देखिए यहाँ पे पड़ोसी, जड़, गढ़, ठीक है, गढ़, गढ़ नहीं बोलते, गढ़, अनपढ़। अब अगर हम स्पर्श व्यंजन के उच्चारण की दृष्टि से पड़ोसी शब्द का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, पड़ोसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पड़ोसी। लेकिन होता क्या है, पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी होता है, शुद्ध पड़ोसी नहीं होता है। लेकिन अगर स्पर्श व्यंजन की दृष्टि से इसका उच्चारण करेंगे तो पड़ोसी होगा। लेकिन द्विगुण और उच्छिप्त व्यंजन के अनुसार ही हम इसे पड़ोसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पड़ोसी। यहाँ पे देखिए जड़, क्या है, जड़, किसी पौधे की जड़। तो हम अगर ऐसे पढ़ेंगे, अगर इस बिंदी को बिंदी का अगर ध्यान नहीं रखेंगे और ऐसे पढ़ देते हैं तो पढ़ देते हैं जड़। क्या पढ़ते हैं, जड़, जड़। लेकिन यह गलत होगा, जड़ कहेंगे तो ये गलत होगा। क्या बोलेंगे, जड़। तो ये नुक्ता लगा है, इस जो बिंदी है इसे ही द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं उसी तरह गढ़, गढ़, किसी राजा का गढ़ हो, किसी, ठीक है, तो कहा जाता है ना हमारे गढ़ में आइए, ठीक है, हमारे इलाके, तो होता है गढ़। लेकिन अगर साधारण रूप से इस द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो इसे पढ़ देते हैं गलती से गढ़, गढ़। लेकिन होता क्या है, गढ़, गढ़। वहीं आगे देखते हैं अनपढ़, ठीक, क्या है, अनपढ़। क्या लिखा है, अनपढ़, बिना पढ़ा हुआ, तो क्या बोलते हैं, अनपढ़। तो अगर हम इसका उच्चारण करेंगे अनपढ़, लेकिन इसका अगर गलत बिंदी का ध्यान नहीं रखेंगे, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन का अगर ध्यान न करके इसको पढ़ा जाए तो गलत पढ़ दिया जाएगा, अनपढ़। अनपढ़ नहीं, अनपढ़ होता है, शुद्ध क्या होगा, अनपढ़। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इसे पढ़ेंगे पड़ोसी, इसे पढ़ेंगे जड़, इसे पढ़ेंगे गढ़, इसे पढ़ेंगे अनपढ़, ठीक। तो यही द्विगुण व्यंजन की खासियत है, ठीक। तो आशा करते हैं आप लोग को ये द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन कौन है, जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख से किया जाता है, ठीक है, जब किसी स्वर का उच्चारण, अनुनासिक वर्ण कौन कौन से देखेंगे, अनुनासिक वर्ण कौन है,
इसके बारे में देख लेते हैं कि जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख से किया जाता है तो उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु, देख रहे हैं यहाँ पे चंद्रबिंदु लगा है, तो चंद्रबिंदु होता है, इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है। अब आगे देखते हैं, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि तो अनुनासिक वर्ण का उच्चारण नासिका और मुख से होता है, ठीक है, इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है। अब आगे देखते हैं अनुस्वार क्या है। अनुस्वार को देख लेते हैं। अनुस्वार का उच्चारण न म के समान होता है, न और म के समान होता है। इसका चिन्ह देख रहे हैं यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, ऊपर, तो ये इसका चिन्ह यही है। जैसे हंस, जैसे में इसका उच्चारण कैसे होता है हंस, तो ह के ऊपर ये बिंदी लगी है, देख रहे हैं, तो ये अनुस्वार लगा है। क्या लगा है? अनुस्वार। इस बिंदु को क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। मंगल, मंगल में म के ऊपर बिंदी लगी है, तो क्या लगा है? अनुस्वार लगा है। जंगल, जंगल में बिंदी लगी है, तो ये क्या है? अनुस्वार है आदि। आगे देखते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या है? इसका चिन्ह देख रहे हैं, इसका चिन्ह, विसर्ग का चिन्ह यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। वर्ण के शब्द के अंत में लगता है, किसी वर्ण के अंत में यह लगाया जाता है, ठीक है। वर्ण के तुरंत बाद इसको लगाया जाता है। ऐसा चिन्ह जहाँ भी हो यह विसर्ग का चिन्ह होता है, ठीक। किसका चिन्ह होता है? विसर्ग का। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है? ह के समान। जैसे अतः, यहाँ त के बाद विसर्ग लगा है, देख रहे हैं, अतः, त के बाद क्या लगा है? विसर्ग, दो बिंदी लगी है, तो यह अ त और बिंदी की वजह से ह बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं अतः। यहाँ तक त के बाद विसर्ग लगा है। ये बात समझ में आ गया कि जो बिंदी दो है, विसर्ग है, उसका उच्चारण ह के समान होता है, ठीक। आगे देखते हैं हलंत या हल वर्ण। हलंत या हल वर्ण, तो इसको भी देख लेते हैं कि जिस व्यंजन में कोई स्वर नहीं होता, जिस व्यंजन में कोई स्वर नहीं होता है उसे हल वर्ण या हलंत वर्ण कहते हैं। आप संस्कृत में अच और हल पढ़े होंगे तो जानते होंगे, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर को अच कहते हैं और हल को व्यंजन। तो यहाँ हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो ये देखेंगे हलंत वर्ण किसे कहते हैं कि जिस व्यंजन में कोई स्वर नहीं, अर्थात जिस व्यंजन में कोई स्वर नहीं होता है। क्योंकि आप व्यंजन की परिभाषा ही पढ़े थे कि स्वरों की सहायता लेनी पड़ती। व्यंजन को बोलने के लिए, व्यंजन का उच्चारित करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात जितने भी व्यंजन होते हैं सभी में स्वर होते हैं, ठीक। जितने भी व्यंजन होते हैं सभी में क्या होते हैं? स्वर होते हैं। लेकिन जिस व्यंजन में कोई स्वर नहीं होता है, जिस व्यंजन में कोई स्वर नहीं होता है उसे हल वर्ण या हलंत वर्ण कहते हैं। और किस कंडीशन में व्यंजन में स्वर नहीं होगा ये भी देख लेते हैं। जैसे क, देखिए क हलंत लगा है, नीचे बिंदी लगी है, इसी जो पाई लगी खींची नीचे, देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटी सी पाई लगी यहाँ पे, इसे ही हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। नीचे जो पाई है इसे क्या कहते हैं? हलंत, ठीक है। तो हल वर्णों से अंत हो जिसका, ठीक है, हलंत क्या है? हल वर्णों से अंत हो जिसका हलंत कहलाता है। तो इसमें आप उधर स्पर्श व्यंजन या व्यंजनों में पढ़ देखे होंगे तो ये बिंदी नहीं लगी होगी। जब बिंदी इस पाइप नीचे नहीं लगी होगी तो समझिए कि यह व्यंजन है, पूरी तरह से व्यंजन है। अर्थात इसको पढ़ेंगे तब क, जैसे यहाँ नीचे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो इस क के नीचे ये पाई जो है नहीं लगी है, इसलिए इसे बोलेंगे क। क्या बोलेंगे? क। अ का उच्चारण अंत में आ जाएगा, अर्थात स्वर को लेकर क बोला जा रहा है, स्वर के साथ क बोला जा रहा है। लेकिन वहीं पर यहाँ पे देखिए, यहाँ हम उसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं? क। क्या बोल रहे हैं? क। अ नहीं आने दे रहे हैं, अ को लोप, अ का लोप कर दे रहे हैं, अ को नहीं बोल रहे हैं, क, ठीक है। इसलिए क्या कहलाएगा? हलंत वर्ण। क्या कहलाएगा? हलंत वर्ण या हल वर्ण कहलाएगा। अर्थात इसमें स्वर नहीं है, स्वर का लोप कर दिया गया है। उसी तरह ख में भी स्वर का लोप कर दिया गया है, हलंत वर्ण है।
ग में भी स्वर का लोप कर दिया गया है, यह भी हलंत वर्ण है। ट में भी स्वर का लोप कर दिया गया अर्थात स्वर को खत्म कर दिया गया है, ये भी हलंत वर्ण है। स में भी स्वर को हटा दिया गया, ये भी हलंत वर्ण है। देखिए किसी भी व्यंजन का निर्माण कैसे होता है, देखिए यहाँ पे क का मान लीजिए, जैसे क का व्यंजन में कैसे छिपा है, देखिए क धन अ मिल के बनता है क्या, क। बोलेंगे भी हम क तो अ आएगा, क ख ग अ लास्ट में आ रहा है, ठीक है। ट स, तो जितने भी व्यंजन हैं सभी में स्वर होते हैं, ठीक। सभी में जितने भी व्यंजन होते हैं स्वर होते हैं। अब किस कंडीशन में स्वर का लोप कर दिया जाएगा, स्वर नहीं रहेगा, जब उस व्यंजन के नीचे यह हलंत वर्ण लगा दिया जाएगा, हलंत लगा दिया जाएगा, तब स्वर का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को जो मैं पढ़ाया हूँ समझ में आया होगा। तो कुछ होमवर्क हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको हल करके स्कूल के ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है। स्कूल के ग्रुप में सेंड करेंगे। सभी लोग देखिए वीडियो देखेंगे और उसको लाइक करेंगे, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।